नमस्कार, मैं पूजा भारती है। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। और जैसे कि मैंने कहा था, आज हम पढ़ने वाले हैं ऋण पर ब्याज के बारे में और आहरण पर ब्याज के कैलकुलेशन के बारे में। तो ऋण पर ब्याज तभी होगा जब ऋण किया गया होगा, ऋण दिया गया होगा, है ना। तो पार्टनर्स द्वारा ऋण देने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको मैं लिख भी दूंगी, ये हमारी लोन की एंट्री हो गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लोन पर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, यानी कि ऋण पर ब्याज की। तो ऋण पर ब्याज जो है ना, उसको हम 3 तरीके से देते हैं या लिखते हैं। एक तरीका होता है कि हमने नकद दिया है तो उसकी हम अलग एंट्री करते हैं, अगर हमने नकद दिया है तो। ठीक है, नकद की अलग एंट्री करेंगे। सेकंड जो हमारा तरीका है वो क्या हो सकता है? ऋण खाते में हम जोड़कर दिखा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा तरीका है, हम पूंजी खाते में धनी में लिख सकते हैं, पूंजी खाते के धनी पक्ष में लिख सकते हैं। इन तीनों तरीके से हम इसको करते हैं। तीनों तरीके से जो जर्नल एंट्री बनेगी वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और साथ ही जो ऋण दिया है उसकी जो प्रविष्टि होती है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये मैंने ऋण, ऋण पर ब्याज, लाभ का विभाजन, हानि का विभाजन, ऋण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करना, इन सभी की प्रविष्टि यहाँ पर नोट कर ली है। सबसे पहले लिखा है साझेदार द्वारा ऋण प्रदान करना, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और हिंदी में हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? रोकड़ या बैंक खाता ऋणी साझेदार के ऋण खाते का। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट और लोन। जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, अगर तो लगेगा ही, लोन दिया है तो इंटरेस्ट लगेगा, तो उसकी हम क्या एंट्री करेंगे? मैंने बताया था 3 तरीके से हम उसकी एंट्री करते हैं। अगर नकद ब्याज हो रहा हो, या फिर ब्याज ऋण खाते में जोड़ा गया हो, या फिर ब्याज पूंजी खाते में ले जाया गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है नकद ब्याज। अगर ब्याज नकद है तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हिंदी में करेंगे तो साझेदार के ऋण पर ब्याज खाता ऋणी रोकड़ खाते का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी हमारी कंडीशन रहेगी, क्योंकि उसमें रोकड़ नहीं होगी तो रोकड़ हटा के जो भी कंडीशन होगी वो हम यहाँ लगा देंगे। बस एक को याद कर लीजिए एंट्री, बाकी की 2 अपने आप ही याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारी ब्याज ऋण खाते में जोड़ना। अगर हमने ब्याज को ऋण खाते में जोड़ा है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो, पहली एंट्री में भी हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या किया था? डेबिट किया था। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। बस कैश अकाउंट जो हमने ऊपर क्रेडिट किया था उसकी जगह पर हम इस वाली एंट्री में पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको ऋण खाते में जोड़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या लिख रहे हैं? साझेदार के ऋण पर ब्याज खाता ऋणी साझेदार के ऋण खाते का। ठीक, नेक्स्ट ब्याज पूंजी खाते में ले जाने पर, इसमें भी सेम वही रहेगा। हम किसको डेबिट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को। क्रेडिट अब किसको करेंगे? क्योंकि अब पार्टनर्स की कैपिटल की बात हो रही है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारी क्या प्रविष्टि, क्या एंट्री बनी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? साझेदार के ऋण पर ब्याज खाता ऋणी साझेदार के पूंजी खाते का। ठीक, तो ये ऋण पर लोन की बात क्लियर हो गई, सॉरी ऋण पर ब्याज की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं ऋण पर ब्याज लाभ हानि वितरण खाते में हस्तांतरित करने पर हम क्या एंट्री करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता ऋणी साझेदार के ऋण पर ब्याज खाते का। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, फर्म के लाभ हानि का विभाजन। लाभ का विभाजन और हानि का विभाजन अलग अलग बताए। लाभ का विभाजन हो रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता ऋणी साझेदार के पूंजी खाते का। अब जब हम हानि की करेंगे तो इसको उलट देंगे, ये एंट्री उलट जाएगी। हानि पर हानि का विभाजन करेंगे तो हमारी क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमने P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया था, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया था। यहाँ पर उल्टा कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, है ना, उलट दी एंट्री। एक एंट्री याद कर लो, दूसरी एंट्री उलट जाएगी तो वो वैसे याद रहेगी उसको। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या लिखेंगे? साझेदार का पूंजी खाता ऋणी लाभ हानि नियोजन खाते का। तो मुझे लगता है ये एंट्रीज तो क्लियर हुई होंगी, लेकिन इन सभी एंट्रीज में देखो मैंने क्या क्या लिखा है। कहीं कहीं पर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, और इससे पहले भी हमने जो एंट्रीज पढ़ी यहाँ पे भी देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है। इससे पहले भी हमने जो 8 एंट्रीज पढ़ी थी
उसमें भी हमने कहीं कहीं पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। तो अगर हम स्थायी पद्धति के आधार पर पूंजी खाते रख रहे हैं अपने साझेदारों के, तो वहां पर पूंजी खाते का हमें शेष बराबर ही लाना होगा ना, क्योंकि स्थायी पद्धति है तो वहां शेष बराबर ही रहेगा। इसका मतलब हम उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं। तो हम वहां पे क्या बनाते हैं, चालू खाता, है ना, हम बता चुके हैं पहले ही, चालू खाता बनाते हैं। चालू खाते में ये सारी प्रविष्टि होंगी। अगर हमने स्थायी पद्धति के आधार पर लिखा है तो जहां जहां पे भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करा है वहां वहां पर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, अगर साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर हैं तो साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की प्रविष्टि के अलावा, मतलब जो एंट्री हमने सबसे पहले की थी जिसमें कि हमने कैपिटल लगाई थी, वो एंट्री सेम वैसे ही बनेगी। बाकी सारी एंट्रीज में जहां पर भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो प्रत्येक प्रविष्टि में साझेदारों के पूंजी खाते के स्थान पर साझेदारों के चालू खाते को लिखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आहरण पर ब्याज की, आहरण पर ब्याज की गणना की। देखो, आहरण पर सामान्यतः ब्याज दिया ही नहीं जाता है, लेकिन पार्टनर्स को पता है कि ब्याज नहीं देना है तो वो लगातार आहरण निकालते रहेंगे, तो व्यापार को तो लॉस हो जाएगा। इसलिए उनकी इस आदत में कमी करने के लिए हम क्या करते हैं, आहरण पर ब्याज लगाते हैं, जिससे कि व्यापारी आहरण निकालने से बचे, है ना। तो आहरण पर ब्याज की जो गणना है वो 3 तरीके से कर ली जाती है। एक तो साधारण तरीके से करते हैं, एक हम गुणन विधि तरीका अपनाते हैं, और एक हम करते हैं देय तिथि के आधार पर। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आहरण जो होता है वो व्यापारी एक बार में ही नहीं निकालता, कई बार निकालता है, अलग अलग तिथियों पर निकालता है और अलग अलग निकालता है ना। तो पूरे आहरण को एक साथ किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस तरीके से हम अपनी विधि अपनाते हैं। तो 3 तरीके के से हम कैलकुलेट करते हैं, साधारण विधि से करते हैं, और अपनी गुणनफल विधि से करते हैं, और देय तिथि के आधार पे करते हैं। ठीक है, इन तीनों को नोट कर लेते हैं, ये हटा लेते हैं। तो आहरण पर ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए जो विधियां हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है साधारण विधि के बारे में। साधारण विधि में हम क्या करते हैं, प्रत्येक आहरण की राशि पर संबंधित ब्याज की दर से वर्ष की अंतिम तिथि तक का ब्याज निकाल लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जो आहरण होता है वो अलग अलग तिथियों पर किया जाता है और वो राशि भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो हर राशि पर वो जिस मंथ में निकाली गई है उस मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक उसके ऊपर कितना ब्याज पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ हमने फिर एक और आहरण किया तो फिर हम उस पर भी यही करेंगे, उस मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक उस पर जो भी ब्याज पड़ेगा वो हम निकाल लेंगे। फिर ये सारे जो ब्याज हम निकाल लेंगे इन सारे ब्याजों को जोड़ देंगे। ये जो जुड़े हुए ब्याज आते हैं यही हमारी ब्याज की कुल धनराशि होती है जो आहरण पर आई होती है। ये हमारी साधारण विधि है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रत्येक आहरण की राशि पर संबंधित ब्याज की दर से वर्ष की अंतिम तिथि तक का ब्याज निकाला जाता है तथा विभिन्न आहरणों पर निकाले गए ब्याजों को जोड़कर आई हुई धनराशि ही क्या होती है, हमारी कुल ब्याज मानी जाती है। नेक्स्ट है गुणनफल विधि। ये हमारी साधारण विधि थी, इसमें हमने सिंपली हर एक आहरण के ऊपर सारे ही महीनों का ब्याज निकाला और सारे ही ब्याजों को जोड़ दिया तो हमारे टोटल आहरण पर ब्याज आ गए। अब ये दूसरी विधि है हमारी गुणनफल विधि। इसमें क्या होता है, इसमें हम जितने भी हमारे ब्याज होते हैं वो आहरण होते हैं वो जिस मंथ में हमने किए होते हैं उस मंथ से लेके लास्ट मंथ तक जितने भी मंथ पड़ रहे हैं उन मंथ से उस राशि को गुणा कर देते हैं। ठीक है, और जो गुणनफल आता है यानी कि जो गुणा करके आता है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है वो सारे आंसर्स को हम ऐड कर लेते हैं, और जब वो सारे आंसर्स ऐड कर लेते हैं उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हम महीनों में गणना कर रहे हैं तो महीनों वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दिनों में गणना कर रहे हैं तो दिनों वाला। ठीक है, गुणनफल का योग गुणा दर बटे 12 गुणा 100। दिनों में करिए तो गुणनफल का योग गुणा दर बटे 365 गुणा 100। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, मुझे लगता है अभी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पढ़ लेते हैं। इस विधि में आहरण की तिथि से वर्ष की अंतिम तिथि तक के दिनों या महीनों की गणना कर ली जाती है। हम ये देख लेते हैं कि जिस डेट में आहरण किया गया है, ड्राइंग्स निकाले गए हैं, उस डेट से लेके जो हमारे वर्ष की अंतिम तिथि है वहां तक के टोटल महीने कितने बन रहे हैं।
या फिर वहां तक के दिन कितने बन रहे हैं। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। ठीक है, हमने जनवरी के लास्ट में जाके हमने पैसे निकाले, है ना। तो अब कितने दिन बचे, 31 दिन निकल गए ना जनवरी के सारे। 365 में से 31 दिन घटा दिए, तो जितने दिन बचे वो हमारे उस आहरण के लिए दिनों की गणना हो गई। इस तरीके से जितने भी हमने आहरण किए होते हैं उन सबके दिनों की गणना कर लेते हैं, या फिर महीनों को निकाल लेते हैं कि कितने महीने बन रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दिनों या फिर महीनों की गणना कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इन दिनों या महीनों की संबंधित आय की धनराशि से गुणा, संबंधित आहरण की धनराशि से गुणा कर लेते हैं। तो इसके बाद जो ये महीनों की संख्या आ गई हमारी, उसकी हम गुणा करते हैं किससे, जो आहरण हमने किया होता है। जैसे जनवरी में हमने कोई आहरण किया 500 रुपए का, और मैंने आपको बताया कि हमने जनवरी के लास्ट में आहरण किया है। तो अब उसके बाद अब मंथ्स में अगर गणना कर रहे हैं तो हमारे पास कितने मंथ्स बचे, एक मंथ ये निकल गया, लास्ट में हमने निकाला ना, तो एक मंथ ये निकल गया। अब हमारे पास कितने मंथ्स बचे हैं, टोटल 11 मंथ्स बचे। 12 मंथ्स होते हैं, तो हम 11 की गुणा कर देंगे 500 से। जो हमने राशि कितनी निकाली है, 500 जो हमने राशि निकाली है आहरण के रूप में, उसकी गुणा हम किससे कर रहे हैं, जिस डेट में वो राशि हमने निकाली है उससे लेके लास्ट डेट तक के जितने महीने हो रहे हैं उससे। ठीक है, जैसे हमने 30 जनवरी को कितनी राशि निकाली, 500 रुपीज की। ठीक है, अब 30 जनवरी तक तो ये वाले 31 कर लो ताकि पूरा महीना ही निकल जाए। तो हमने 31 जनवरी को निकाला। अब इसके बाद हमारी कौन सी डेट आई, 1 फरवरी आई, है ना। 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए हमारे, फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 11 मंथ्स हो गए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीने हो गए। कितना महीना आया हमारा, 11 माह या 11 महीने। राशि कितनी है हमारी, 500। टाइम कितना है हमारा, 11। तो हम 500 को गुणा कर लेंगे 11 से। ऐसे ही हमने अब नेक्स्ट जो ड्राइंग्स निकाली वो 28 फरवरी को निकाली। 28 फरवरी को जो हमने ड्राइंग निकाली अपनी, तो अब ये फरवरी भी निकल गई। अब हमारे पास कितने बचे, 10 महीने बचे। कितनी निकाली, 500 रुपए ही निकाली, तो हम 500 से गुणा कर देंगे। 400 निकाली तो क्या करेंगे, 400 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से जितनी भी ड्राइंग्स हमने निकाली होंगी उन ड्राइंग्स को जिस डेट में निकाला होगा उस डेट से लेके जो हमारे ईयर की लास्ट डेट है वहां तक के महीनों की या फिर दिनों की कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर जो भी दिन या फिर महीने निकल कर आएंगे उसकी गुणा करेंगे उस राशि से जो हमने निकाली है। ठीक, इस तरीके से सारे ही राशियों के साथ में ऐसा कर लेंगे। तो जो भी हमारा गुणनफल आया होगा सारी राशियों का, फिर लास्ट में हम उसको जोड़ लेंगे। जैसे हमने 2 महीने निकाला सपोज, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 5500 आया। ये कितना आ गया, 4000 आ गया। तो अब लास्ट में हमने क्या किया, बस इतना ही निकाला हमने आहरण, उसके बाद नहीं निकाला। 2 बार का हमारा आहरण कितना हो गया, 9500। ये हमारा, इसको हम वो राशि मानेंगे जिसके ऊपर हम ब्याज लगाएंगे, जिसके ऊपर ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये सारा टोटल जो है गुणनफल का जो योग है इसको किससे गुणा कर रहे हैं, दर से। दर सपोज हमारी 5% है, तो हम क्या करेंगे, 9500 को 5 से गुणा करा बटे, हमने गणना किसमें करी है, मंथ्स में, तो हम 12 लिखेंगे नीचे। ठीक है, 12 इंटू 100। ठीक, इस फॉर्मूले से जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा ब्याज होगा। तो मुझे लगता है गुणनफल विधि थोड़ी सी समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारी औसत देय तिथि। औसत देय तिथि के आधार पे जो हम गणना करते हैं अपने आहरण पर ब्याज की, वो किस तरीके से करते हैं, इस विधि के अनुसार अंतिम तिथि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रस्थान बिंदु माना जाता है। प्रत्येक आहरण की धनराशि को आहरण की तिथि से अंतिम तिथि तक के दिन की गणना करके गुणा कर लिया जाता है। यानी कि ये वाला मेथड अपनाया जाता है। क्या करते हैं, आहरण की राशि को किससे गुणा कर रहे हैं, आहरण की तिथि से लेकर जो हमारी लास्ट डेट है हमारे ईयर की, वहां तक के दिनों की गणना कर ली जाती है। इसमें हम किसकी गणना कर रहे हैं, दिनों की, महीनों की नहीं कर रहे, सिर्फ दिनों की कर रहे हैं। ठीक, सारे दिनों की गणना कर ली जाती है कि टोटल कितने दिन बैठ रहे हैं। उन सारे दिनों को हम किससे गुणा कर लेते हैं, जितनी आहरण की राशि हमने निकाली होती है। ठीक है,
इस तरीके से करके हम सारे आहरणों की गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अब ये सारे जो गुणनफल ज्ञात कर लिए हैं इसमें, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, गुणनफल के योग की रकम के योग से भाग देकर दिनों की गणना ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमारे गुणनफल आते हैं उसको हम किससे भाग करते हैं, जो हमारे योग की रकम होती है, गुणनफलों के योग की रकम के योग से भाग देकर, ठीक है, योग की रकम के योग से भाग देकर दिनों की गणना ज्ञात कर ली जाती है। जितने भी हमारी गुणनफल आए होते हैं पहले तो हम उनको टोटल निकाल लेते हैं, उनका जो टोटल, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये टोटल निकाल लिया, इससे हमने मंथ्स की गणना करी थी, यहाँ पे हम दिनों की करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मंथ्स की गणना करी थी हमने, इसमें हम क्या करेंगे, दिनों की गणना करेंगे। तो जो भी हमारा यहाँ पर आएगा उनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ये हमारा क्या आ गया, योगफल आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्राप्त गुणनफलों के योग की रकम, ये जो योग है इसकी रकम के योग से भाग देके दिनों की गणना कर ली जाती है। जितने भी हैं टोटल हमारे 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी योग आ रहा है हमारा, उससे इसको भाग दे देंगे। भाग देके हमको क्या प्राप्त हुई, दिनों की संख्या प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हुआ, दिनों की संख्या प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त आए हुए दिनों के आधार पर हम ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आहरण की कुल धनराशि हमने कितनी निकाली हुई है, गुणा, मतलब जितनी भी हमने निकाली है शुरू से लेके एंड तक, जितनी भी धनराशि हमने आहरण की निकाली है वो सारी आहरण की कुल धनराशि गुणा निकाले हुए दिनों की संख्या। इस तरीके से कैलकुलेट करके जो भी हमने दिन निकाले हैं उनको गुणा कर दिया हमने इस धनराशि में, गुणा जो भी हमारी दर है अपॉन 365 गुणा 100। ठीक, ये थोड़ा सा उलझा हुआ सा है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है तीनों मेथड मैंने अच्छे से बता दिए हैं, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। अच्छा, लास्ट में एक चीज और है, किसी भी विधि द्वारा ब्याज की गणना के पश्चात ब्याज की धनराशि फर्म की आय के रूप में लाभ हानि खाते में क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है, धनी पक्ष में, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख दी जाती है। तथा पूंजी या चालू खाते में, अगर पूंजी खाता केवल बना रहे हैं तो पूंजी में लिखेंगे, पूंजी के साथ में चालू भी बना रहे हैं तो चालू में लिखेंगे। तो पूंजी या चालू खाते में ऋणी पक्ष में लिखी जाती है। चाहे हम किसी भी मेथड से अपनी आहरण पर ब्याज की राशि निकालें, उसको कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। लाभ हानि खाते में कहाँ लिखेंगे, धनी पक्ष में आय के रूप में, और पूंजी या फिर करंट अकाउंट में यानी कि चालू खाते में कहाँ लिखेंगे, ऋणी पक्ष में। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।